नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 245 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 246वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1145 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1146वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा यूट्यूब पर वीडियो बनवा करके निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। आप में से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अपने जन्म का विवरण तो दे देते हैं जिस तरह से बताया जाता है, परंतु प्रश्न नहीं देते हैं। जब आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं देंगे तो आपकी जन्म कुंडली का चयन ही नहीं हो सकेगा। इसीलिए आप संपूर्ण जन्म विवरण देने के साथ साथ अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके वहां पर दीजिए, तभी आपकी जन्म कुंडली का चयन हो सकेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही वर्ष 2026 के राशिफल का प्लेलिस्ट देखने में मिलेगा। उस पर जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष 2026 का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उस वीडियो के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये है विपांशु नामा जी। तो विपांशु जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 27 मई 2004 और जन्म का समय बताया हुआ है शाम के 7:15। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बनती है और सिंह राशि आपकी है। सूर्य की महादशा आपको प्रेजेंटली चल रही है और सूर्य की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। सूर्य दशमपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं और प्रश्न इन्होंने किया है कि करियर के बारे में सर बताएं। देखिए, अब आपने जो प्रश्न दे दिया ठीक है, लेकिन करियर के बारे में क्या जानना है, आपने क्या किया हुआ है, आपको अपना डिटेल्ड एक स्पेसिफिक प्रश्न देना चाहिए। अब करियर के बारे में बताएं तो करियर के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, बस ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके संपूर्ण करियर की स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपकी जन्म कुंडली जिस करियर को प्रॉमिस कर रही है या जिन ग्रहों का बल है उनके विपरीत आप करियर को चूज कर लेते हो। अब सिंह राशि है, वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है, तो शनि की ढैया हो जाने के चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, बेचैनी आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही साथ में यदि हम करियर के विषय में विचार करते हैं तो सबसे पहले तो आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। अब लग्नपति का अष्टम भाव में जाना ये अवयोग है और जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप रिसर्च इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़ जाएं, वैसे उसमें जुड़े तो नहीं होंगे, नहीं तो आप प्रश्न नहीं करते, लेकिन फिर भी यदि आप रिसर्च इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस प्लैनेटरी पोजीशन से फायदा होगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा क्योंकि अवयोग है तो जातक को जीवन काल में संघर्ष तो करना ही है। तो हम करियर को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं इस आधार पर, बट फिर भी यदि आपकी कुंडली के दशम भाव की तरफ हम चलते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनी हुई है, यानी कि पंचमेश और भाग्येश की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में है और वो गुरु धन भाव के स्वामी भी हैं और नवमांश कुंडली में भी यही पोजीशन बनती है। तो ये गुरु चंद्रमा की युति भावोत्तमी भी है और वर्गोत्तमी भी है। फलतः करियर तो आपका ओवरऑल अच्छा होने वाला है, करियर में कहीं कोई डाउट नहीं है, बट हाँ उसके बाद भी कुछ हद तक मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी आप महसूस करेंगे।
सब कुछ बेहतर होने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन काल में एक कमी, एक खालीपन महसूस होगा। दशमपति सप्तम भाव में बैठे हैं सूर्य का सप्तम में जाना बहुत फेवरेबल नहीं माना जाता है, लेकिन नवांश में वो सूर्य उच्च के हैं तो करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परंतु सप्तम भावस्थ सूर्य होने के चलते दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है। अब आपने कोई फील्ड वगैरह अपनी बताई नहीं है तो करियर के विषय में इससे ज़्यादा तो और मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अब दशम भाव के गुरु चंद्रमा पर राहु और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बहुत आसान भी नहीं है चीज़ें, लाइफ में स्ट्रगल है, संघर्ष के बाद में कुछ हद तक सफलताएं दिखती हैं। अब सबसे पहले तो शनि की ढैया यहाँ पर दिख रही है मुझे, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए, इन उपायों को करिए। बाकी स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है तो स्पेसिफिक आंसर भी नहीं दिया जा सकेगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये है लक्ष्मी नारायण पाल जी। तो लक्ष्मी नारायण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 12 फरवरी 1988 और जन्म का समय है सुबह के 11:55। जन्म स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश। वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक बनती है, शुक्र की महादशा आपको भी चल रही है, लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के 11वें भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, नवांश में वो नीच के हैं, ठीक है, और सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल की युति बनी हुई है आपकी। प्रश्न इन्होंने किया है कि मेरी कुंडली में गुरु और शुक्र क्या अशुभ हैं। देखिए शुक्र तो आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो उच्च राशिस्थ दिख रहे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में वो नीच राशि में बैठे हैं। फलतः यहाँ पर क्या होगा कि लग्नेश तो बलाबल के साथ में आपको कुंडली में दिखेंगे क्योंकि उच्च राशि में, लेकिन नवांश में नीच के हैं, फलतः वो ग्रह अंदर से कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। तो शुक्र का जो श्रेष्ठ रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी। अब क्या होगा कि शुक्र लग्नेश होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, जातक येन केन प्रकारेण धन के लिए प्रयासरत होगा, धन कमाने के उसको नए नए आइडियाज उसके मन में उत्पन्न होंगे, वो उनकी तरफ आगे भी बढ़ेगा, परंतु गलत खान पान, गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत संगति में फंस करके जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और धन का नुकसान देखने में मिल सकता है। और रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो अष्टमपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, गुरु और वर्गोत्तमी हैं, डिग्री वाइज थोड़े से कमज़ोर पड़ जा रहे हैं आपकी कुंडली में, चलित में भी वो 12वें घर में ही बैठे हैं, लेकिन गुरु से कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठ करके आपके अनियंत्रित व्यय पर नियंत्रण लगाने का काम करेंगे। तो गुरु को तो मैं कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं मानता हूँ क्योंकि गुरु मंगल के घर में और मंगल सप्तम में स्वग्रह ही बैठे हैं, लेकिन शुक्र का नवांश कुंडली में नीच का हो जाना यह जातक के जीवन काल में दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करता है, प्रेम संबंध में परेशानियों को प्रदर्शित करता है, स्त्रियों की वजह से कुछ हद तक परेशानी हो इस बात को प्रदर्शित करता है। फीमेल बॉस यदि आपकी हैं तो उनके साथ में भी आपको रिलेशंस को मधुर और संयमित बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो शुक्र की वजह से उच्च राशिस्थ दिखने के बाद भी चूंकि नवांश में नीच के हैं, शुक्र की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। आपको उपाय के तौर पर स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, नित्य दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि श्री सूक्त का पाठ करें तो वो उपाय करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा, और शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान भी यदि आप करते हैं तो उस उपाय को भी करना आपके लिए फेवरेबल होगा। बाकी गुरु के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आप यदि दान पुण्य में लगाते हैं, धार्मिक कृत्यों में लगाते हैं, धार्मिक यात्रा इत्यादि करते हैं, तीर्थाटन यदि करते हैं, तो गुरु से संबंधित जो दुष्प्रभाव है उनमें अपने आप कमी देखने में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है निशा शर्मा व्लॉग्स। तो निशा जी की ही जन्म कुंडली होगी, आप अपना नाम भी दे दिया करें आईडी के साथ साथ में। तो मैं निशा नाम से ही कुंडली बना लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 19 अक्टूबर 1993 और जन्म का समय बताया है 3:53 PM और जन्म स्थान है भिवानी, हरियाणा। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक बनती है और सूर्य की महादशा आपको चल रही है। सूर्य की दशा में चंद्रमा का अंतर, चंद्रमा राहु की युति आपकी कुंडली के दशम भाव में है। प्रश्न इन्होंने किया है मैं यूट्यूब चैनल चलाना चाहती हूँ सर, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने कॉल पे मना किया था बट मैं चाहती हूँ चलाना, ग्रहों का गोचर मेरे लिए कैसा रहने वाला है। कॉल पे मना किया था मीन्स आपने पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कंसल्टेशन कराया होगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मना किया था उसके बाद भी आप चलाना चाहते हो, तो मना क्यों किया था इसका पहले तो कारण देखते हैं अपन।
लग्नेश शनि है, 12वें भाव में बैठे हैं, स्वग्रही परंतु नवांश में षष्ठ स्थान में राहु से युत हैं, और नवमांश में लग्न में मंगल शुक्र की युति बन रही है आपके। तीसरे घर के स्वामी मंगल बनते हैं, नवम भाव में बैठे हैं जाकर के और तीसरे घर को देख रहे हैं। अब तीसरे भाव के स्वामी मंगल तीसरे घर को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी तीसरे घर पर आपकी कुंडली में पड़ रही है, और दशम भाव में चंद्रमा राहु की युति है और शुक्र नीच राशि में बैठे हैं। शुक्र के नीच राशि में होने के कारण ही कहीं ना कहीं मना किया गया होगा आपको उस समय पर। नवमांश में लग्न में मंगल शुक्र की युति है, अब आपको करना ही है, ठीक है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ के लिए यदि मना किया जाता है ना तो उसके पीछे कारण होता है। कारण ये होता है कि उस क्षेत्र में आपकी जन्म कुंडली कुछ हद तक संघर्ष को प्रदर्शित कर रही है। सूर्य भी आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, आप जानते ही होंगे कि 9th हाउस में नीच राशि में सूर्य बैठे हैं, षड्बल में बहुत कमज़ोर हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, वर्गोत्तमी है नीच राशि में लेकिन मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल की भी पोजीशन को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूँगा यहाँ पे। तो अब आप यदि शुरू करना ही चाहते हो तो फरवरी 2026 के बाद में आप प्रारंभ करिए। सूर्य में मंगल का अंतर प्रारंभ होगा 8 अप्रैल 26 के बाद में, तो फिर आप उसके बाद में उस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। लेकिन सूर्य का उपाय आपको निरंतरता के साथ में करना होगा। सूर्य का उपाय आपको बताया भी गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताने की आवश्यकता है। यदि आपने कंसल्टेशन लिया है तो आपको पूरा जो PDF मिला होगा ना, जिसमें आपकी जन्म कुंडली से संबंधित उपाय हैं, तो उसमें सूर्य ग्रह के उपाय होंगे, तो आप उन उपायों को प्रारंभ करिए और लगभग 28 फरवरी के बाद में आप अपने YouTube चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अप्रैल 26 के बाद में तो मंगल आ ही जाएंगे, तो कुछ हद तक वो सपोर्ट आपको दे देंगे। तो इसको करिए, सूर्य को जल दिया करिए। और तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आप अपने नाम के साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।